को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। You just need to work hard to achieve the success, and I'm sure luck will be in your favor. With this, let's start with the third chapter of Reasoning Made Easy, and today's chapter is Decision Making. तो आपने देखा होगा पिछले काफी पेपरों से एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी कंडीशन दी होती है और हमसे पूछा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट इस नौकरी के लिए सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यही गलती कुछ एक हम पजल्स और सिटिंग प्लान में भी करते हैं। आज हम देखेंगे एक छोटा सा तरीका कि हम पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक बार, एट मैक्स 2 बार, अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर का इंफॉर्मेशन हुआ, पढ़ेंगे और मैक्सिमम चीजें हम अपनी शीट पर उतार चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट से। तो ये क्वेश्चन है, a college council auditioning a student for a cultural festival, they must satisfy following criteria। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्राइटेरिया की एक टेबल बनाइए और सिर्फ एक बार ही पढ़ते जाइए और आप अपने सारे क्राइटेरिया लिखते जाइए। तो 3 क्राइटेरिया, हमने 3 क्राइटेरिया बना लिए। स्टूडेंट मस्ट नो 1 डांस फॉर्म, तो 1 डांस फॉर्म। Student must know how to play at least 1 musical instrument. 1 musical instrument. Student must have good acting skills. So good acting skills. चलिए पहला स्टूडेंट ए, Z is a भरतनाट्यम डांसर। Z भरतनाट्यम डांसर है, वायलिनिस्ट है, वायलिन बजाता है, लेकिन एक्टिंग स्किल्स नहीं है। उसके बाद अगला स्टूडेंट है पी। पी फुटबॉल खेलता है, कोई बात नहीं, खेलने दो, हमारे को कोई लेना देना नहीं। गिटार बजाता है, प्लेज फुटबॉल, गिटार, हैज एक्टेड इन अ रोड शो में एक्टिंग भी करी है, और ये क्लासिकल डांसर भी है। तो पी इज द राइट चॉइस फॉर द पोस्ट। देख लेते हैं बाकी भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन, कि बाई चांस पी लास्ट में ही लिखा होता तो जे इज अ कंटेम्पररी डांसर। चलिए डांस फॉर्म आती है। ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर, एंड इज प्लानिंग टू लर्न, प्लानिंग है, आता नहीं है। चलिए ए प्लेस सितार, सितार बजाना आता है, हिप हॉप डांसर भी है, बट डू नॉट हैव एक्टिंग स्किल्स। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बची, पी इज द राइट ऑप्शन। So this is the simplest way or simplest question we have. Now let us see, we have a multiple things in this, और इसी के बेस पे एक मल्टीपल क्वेश्चन भी है। तो हम एक ही बार ये सारी की सारी कंडीशंस पढ़ेंगे और अपनी डिसीजन टेबल बना लेंगे, और एक बार डिसीजन टेबल आ गई तो ये सारे आंसर्स चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। तो चलिए पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। An organization want to recruit a system analyst, किसकी नौकरी है, सिस्टम एनालिस्ट की, SA, एंड द फॉलोइंग आर द कंडीशन टू अप्लाई। पहली कंडीशन, आप कंडीशंस लिखते जाइए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। चलिए पहली कंडीशन क्या है, मस्ट बी एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एंड आईटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी का स्टूडेंट होना चाहिए, 60% से ज्यादा उसके मार्क्स होने चाहिए, हमने पहला क्राइटेरिया लिखा। हैज अ वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। तो मेरा 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैव कंप्लीटेड मिनिमम 25 इयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 30 इयर्स एज ऑन दिस। तो एज होनी चाहिए 25 से 30 के बीच में, किस साल में, 1/12/2013 तक। विलिंग टू साइन अ बॉन्ड, तो बॉन्ड है 50,000 का, वो भी वो साइन करना है। एंड हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट, 55% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट। चलिए अब इसके अलावा और भी कुछ है। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट ए पॉइंट एट वन, यानी सिवाय एक के,
बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स है, यानी कि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में 65% से ज्यादा मार्क्स लाया हुआ है तो केस रेफर हो जाएगा जनरल मैनेजर आईटी को, जीएम आईटी। ठीक है, और 4 नंबर पे, यानी इफ अबव हैज एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर मैनेजर के लिए। तो एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज्यादा हो गया तो केस रेफर हो जाएगा सॉफ्टवेयर मैनेजर का, एंड द केस इज टू बी रेफर टू वीपी। वीपी को केस रेफर कर दो। ठीक है, यानी बी एट 4 अबव, यानी वो हैज एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर as a software manager, case to be referred to VP. In each question following details are given. तो अगर उसका 5 साल का सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा तो उसको वीपी के पास रेफर कर दो। सो ए ऑप्शन मींस केस टू वीपी, बी रेफर टू जीएम, सी डिससेटिस्फैक्शन कि भैया हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एफ कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, E if candidate is not to be selected. चलिए, पहला कैंडिडेट मिस सुनीता is an electrical engineer, is an IT engineer with 60% marks. तो सुनीता जी का 60% मार्क्स हो गया एट ग्रेजुएशन एज वेल एज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट भी ठीक हो गया। शी इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर पास्ट 3 इयर्स। चलिए, ये भी ठीक हो गया। After completing the degree, has completed 27 years of age and she is willing to sign the bond for this. So, what would be the decision? So, decision is if the candidate is to be selected, that is D. Yes, मिस सुनीता जी आपको नौकरी दे दी जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि आपने सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी हैं। चलिए, राकेश राव इज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आफ्टर दैट वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर फॉर 6 इयर्स। अब राकेश राव जी ने 6 साल का सॉफ्टवेयर मैनेजर का एक्सपीरियंस है, यानी केस में भी रेफर टू वीपी, लेकिन उसकी बाकी की सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? 72% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, तो मिस्टर आर आर के 72% मार्क्स ग्रेजुएशन में, 67% यहाँ पे है। 5 दिसंबर 1984 को जन्मे हैं, तो 84 में जन्मे तो 16 ये और 13 वो, 29 साल की इनकी उम्र हुई, तो ये भी चल जाएगा। ही इज नॉट विलिंग टू साइन द बॉन्ड, तो कोई बात नहीं जी, आप बॉन्ड साइन नहीं कर रहे लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हम आपका केस रेफर कर देते हैं हमारे वीपी के पास। सो दिस केस विल बी रेफर टू वीपी, क्योंकि हमने लिखा था ना एक्सेप्शन एट 4, यानी अगर 4 नंबर वाला वो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं भैया, 5 साल का एक्सपीरियंस तो है उसके पास। देखा, हम दोबारा वो चीजें पढ़ने भी नहीं जा रहे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट टू यू। अब आते हैं राजकुमार जी के लिए। राजकुमार जी क्या कह रहे हैं? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विद 78% मार्क्स। चलो, पहला चीज हो गया, पास 2007 में हुए थे, एज 23 है ना जी ना, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा हमें। एट द एज ऑफ 23, 2007 में वो 23 साल के थे, तो 6 साल और बढ़ा लीजिए, 29 साल के हो गए, यानी क्वालिफाई करेंगे। सिंस देन ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर, 6 साल का सॉफ्टवेयर मैनेजर का उनको भी एक्सपीरियंस है। ही डज नॉट वांट टू साइन द बॉन्ड एंड हैज सिलेक्शन टेस्ट। सारी चीजें राकेश कुमार जी भी वीपी के पास रेफर्ड हो जाएंगे। सी, वंस आई मेड द टेबल, एक बार ये टेबल बन गई है, मैं किसी की भी चीजों को वहां जाकर कंपेयर नहीं कर रहा। देखिए, आगे करते हैं। निशांत इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, चलिए एक्सेप्शन में आएंगे। 2010 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी, 22 साल, तो 10 से 13 3 साल हो जाते हैं, 25 साल के हो जाएंगे। चलिए जी, ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। अभी एक्सेप्शन केस में अगर इनके 75% मार्क्स हैं, सिंस ही इज नॉट वर्किंग एज अ प्रोग्रामर इन द सॉफ्टवेयर कंपनी, ही पास 66% मार्क्स से इन्होंने ये पास करा और विलिंग टू साइन द बॉन्ड भी है, लेकिन हमारे को उसके वर्क एक्सपीरियंस, सिंस देन इज वर्किंग, ओके, हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, लेकिन हमारे पास उसके सिलेक्शन टेस्ट के मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं है।
सो अगर हमारे पास के ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं है, डेटा प्रोवाइडेड इज नॉट सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। यानी फोर्थ के लिए आंसर वुड बी माय सी पार्ट। यानी हमारे पास क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं थे तो हमारे पास वो डेटा था ही नहीं जिससे हम ये जज कर पाए कि राकेश कुमार जी को हम लोग नौकरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे करते हैं। कल्याणी is an engineer with 72% marks in a telecommunicator। अब ये टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेटर भी हो सकता है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया हमें नहीं दिया हुआ जी, हमारे पास नहीं है कोई भी क्राइटेरिया। 27 एज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी मार्क्स है, विलिंग टू साइन वो है, हमारे पास डेटा इनसफिशिएंसी है, तो कैंडिडेट कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ई पार्ट टेलीकम्युनिकेटर का हमारे को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए मैंने सिर्फ एक बार ये सारी टेबलिंग करी और उसके बाद सीधा सीधा आंसर्स मार्क करे। बहुत सारे एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर एक डेटा सेट के रूप में क्वेश्चन आता है। चलिए ट्राई करते हैं एक नया क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विल श्योरली डिस्कस दिस क्वेश्चन, will give the answers in description. You just try to do it and if still you are not able to do it, अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। जस्ट फॉर नाउ यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू मेक द टेबल। चलिए मैं आशा करूंगा कि शायद आप ये सारे क्वेश्चंस एक साथ कर पाएंगे और एक ही बार में कर पाएंगे। अच्छा बहुत से लोगों को ये लगता है क्योंकि समय की कुछ पाबंदियां होती है आपके एग्जाम में कि इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगर ध्यान दीजिएगा आपको मुश्किल से 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड के बीच में हद से हद 1 मिनट का टाइम लगेगा वो टेबल बनाने में। एक बार आपकी वो टेबल बन गई सब चीज आपके टिप्स पर है। एक बार चीजें आपकी टिप्स पे आ गई तो यू विल श्योरली गेट द आंसर्स राइट। 5 क्वेश्चंस भी हुए तो 20 सेकंड के हिसाब से आपने 1 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चंस खत्म कर लिए। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक सिचुएशन दी हुई है, इसके ऊपर हमारे ऊपर 5-4 ऑप्शन दी हुई है और हमसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आइडियली हम क्या करेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा आप अपनी पर्सनल चीजें ना लिखिए, आप आइडियली बात कीजिए कि आइडियली आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, योर मेड हैज इनवाइटेड यू टू हर वेडिंग, डॉटर्स वेडिंग, व्हाट वुड यू डू। आपकी नौकरानी ने अपनी बेटी की शादी में आपको आमंत्रित किया है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर देंगे, कंप्लीटली इग्नोर हर, गो एंड अटेंड द वेडिंग, आप जाएंगे और वेडिंग को अटेंड करेंगे। बाय अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर, उसकी बेटिया के लिए एक बढ़िया सा तोहफा खरीदेंगे और उसकी वेडिंग में उसकी हेल्प करेंगे, उसकी शादी में उसकी मदद करेंगे, अपनी मेड को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक एक्सक्यूज बना दें और इधर उधर हो जाएं। तो आप इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हैं, आप बेस्ट क्या कर सकते हैं कि उसकी बेटी के लिए एक बढ़िया सा तोहफा खरीदिए और अपनी मेड को हेल्प कीजिए उसकी बिटिया की शादी करवाने के लिए। बहुत से लोगों को लगेगा कि सर हम ये भी तो कर सकते थे, अटेंड द वेडिंग। देखिए अटेंड द वेडिंग तो अपने आप हो गया ना, जब आपने तोहफा लिया है तो ये चीज हम मान के चलेंगे कि तोहफा आप खुद देंगे उसकी बेटी को, राइट। तो अटेंड तो इसमें ऑलरेडी आ गया। हाँ आप उसकी हेल्प जरूर करेंगे कि भाई आपको वेडिंग ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या हेल्प चाहिए। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इफ इन द एग्जामिनेशन हॉल यू फाइंड दैट क्वेश्चन पेपर इज टू टफ। अब ये तो बहुत बार होता है, ये तो हर स्टूडेंट के साथ एक ना एक बार लाइफ में जरूर हुआ है। टू टफ टू बी आंसर्ड सेटिस्फैक्टरली बाय यू, द बेस्ट थिंग टू डू। अगर बहुत ज्यादा टफ आ गया, मतलब अति ही मचा दी एग्जामिनर ने बनाने में कि भैया तुमसे हो ही नहीं रहा है, तो तुम करोगे क्या। पहला है एग्जामिनर को बताओगे कि क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स है, कि भैया आपने तो मेरे को जो दिया वो आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन अभी तक हमने यहाँ कहीं पर भी बात नहीं करी आउट ऑफ द सिलेबस की, हमने ये बोला है कि वो टफ बनाया हुआ है। प्रोवाइड द कैंडिडेट टू प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। अपने सभी मित्रों को जोश दिलाएंगे कि यार एक काम करते हैं, एग्जाम छोड़ते हैं, फाड़ फुड़ के चलो हम बाहर चलते हैं, हम नहीं दे रहे एग्जाम। क्या आप ऐसा करेंगे, या किसी इधर उधर वाले साथी पड़ोसी से पर्ची पुर्ची खोल के कुछ एग्जाम करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखिए और उस पेपर को सॉल्व कीजिए। तो बताइए आपके हाथ में क्या है,
भाई मेरे हिसाब से तो आप अपने दिमाग को शांत रखिए और उस पेपर को जितना हो सके सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो पेपर आपके लिए भी टफ होगा वो सबके लिए भी टफ होगा। सो दिस इज द आइडियली थिंग व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। चलिए एक और करते हैं। यू आर अ हेड ऑफ योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस के हेड है। कुछ मीडिया पीपल आए और आकर आपसे पूछने लगे कि भैया आपके ऑफिस का पेंशन प्लान कैसा है। नाउ मीडिया इज आस्किंग यू, नॉर्मली नहीं पूछा जा रहा, मीडिया पूछ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप उन मीडिया वाले लोगों को कहेंगे कि भैया फिर कभी आना, आज तो हम इंटरव्यू नहीं देंगे, वी आर आई एम नॉट इन अ मूड टू गिव एनी इंटरव्यू, आज द मीडिया पीपल टू कम सम अनदर डे। या इमीडिएटली उनको बुलाएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ, आज तुम आए हो, फटाफट फटाफट सुन लो भाई मेरे ऑफिस के प्लान्स ये हैं। या फिर उनको बोलेंगे कि चले निकलिए भैया मेरे ऑफिस से, आप नहीं रुक सकते मेरे ऑफिस में। या फिर आखिरी ऑप्शन, आस्क देम टू वेट एंड कंसल्ट द कंसर्न्ड ऑफिशियल, कि भैया आइए 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं जरा अपने कंसर्न ऑफिशियल से पूछ लूं कि मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। सिंपली यू विल आस्क देम टू वेट, ना ही आप उसकी इंसल्ट करेंगे, ना ही आप अपने ऑफिस की सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले कंसर्न ऑफिशियल से ये पूछेंगे कि भाई कितनी जानकारी मैं बता सकता हूं या कितनी जानकारी मैं छुपा सकता हूं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समझिए और ट्राई कीजिए खुद करने का, क्योंकि ये तो अब आपका विजडम हो गया ना, बट हाँ दैट विजडम हैज टू बी आइडियल। होपफुली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी एक बार को देख लेते हैं। भैया आपका बैचमेट था, कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड था, उसके बेसिस पे ओरल प्रेजेंटेशन होनी थी। 10 मिनट तो आपको दिए गए, आपके दोस्त को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया क्योंकि उसने कमेटी ने फेवर कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप कंप्लेंट डालेंगे चेयरपर्सन को अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, भाई चेयरपर्सन को जाके बता देंगे भैया ये चीज ठीक नहीं हुई है मेरे साथ। या फिर किसी की नहीं सुनेंगे और निकल लेंगे। या फिर you'll ask to withdraw your name, अपना ही नाम हटा देंगे कि भैया मेरा नाम हटा दो, मैं नहीं सुन सकता आपकी। या लास्ट है, प्रोटेस्ट करेंगे और उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। यू कैन डू वन थिंग विच इज लीगल इन योर राइट, दैट इज लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि आपने सी, इसमें दो सिचुएशन है, आपका बैचमेट इन्वॉल्व है, आप अपने बैचमेट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, आप कमेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल रहे हैं। भाई आपके बैचमेट को ज्यादा टाइम दिया क्या? आपने ले लिया, उन्होंने तो ले लिया, वो तो नहीं कंप्लेन करेंगे ना, आप कंप्लेन कर सकते हैं। सो दिस आर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। होपफुली आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन आज हमने छोड़ा है, यानी कि ये वाला, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगर कुछ भी डाउट होते हैं, तो आई श्योरली गिव यू द आंसर। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेबल you might find in the description, but it won't be there immediately, you have to answer it and then I'll surely put this, otherwise we'll do it in some other video. Thank you, all the best, keep working hard, you'll surely get success